हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2020 में हिंदी साहित्य इतिहास से पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न 2020 में बने थे। हिंदी साहित्य इतिहास से आदिकाल से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, भक्ति से कैसे हैं, इन दो टॉपिकों से प्रश्न हैं। आज लगभग 16 प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और कोई आपको सुझाव देना है तो आपका स्वागत है। सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या इस वीडियो में सुधार करना है। इस प्रकार के प्रश्न हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, इनको बार बार दोहराइए और इन्हीं के इर्द गिर्द जो और नए प्रश्न बनते हैं उनको भी तैयार कर लें। हिंदी साहित्य के इतिहास में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते जाते हैं, इसलिए इनको पूरा ध्यान से पढ़ें। हिंदी साहित्य की इतिहास में जो प्रवृत्तियां हैं उनका अंतर देखें कि आदिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही, भक्ति की कौन सी रही, रीति में, उनमें अंतर देखें। और उसके बाद में कौन सा कवि ने आरंभिक काल नाम दिया, किसने आदिकाल नाम दिया, किसने वीर गाथा काल नाम दिया, वीर काल दिया। यही प्रश्न बार बार रिपीट हो जाए, इसलिए इनको आप बार बार जितनी बार दोहराओगे उतना ही याद रख पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद था। दूसरा ऑप्शन है, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और चौथा कथन है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की थी। आप अपना उत्तर रजिस्टर में लिखें या कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत में मिलान करें कि हमने कितने सही किए और कहाँ गलती की, तब तो इनका फ़ायदा है। अगर आप एक बार इनको देख लेते हैं और अभ्यास नहीं करते हैं तो ये वापस भूल जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इनको दोहराना अति आवश्यक है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी। दूसरा ऑप्शन है, पाउड़ दोहा राम सिंह। तीसरा ऑप्शन है, नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी। चौथा ऑप्शन है, भविष्यत का धनपाल। इसमें असुमेलित है, प्रबंध चिंतामणि रचना मेरु तुंग की है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है। रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा। चौथा ऑप्शन है, नागेंद्र। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपका अभ्यास होता रहे। कुछ विद्वानों का मैं नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से हिंदी साहित्य की शुरुआत किस ईस्वी से मानी है। 643 ईस्वी से मिश्र बंधुओं ने मानी थी। 700 ईस्वी से ग्रियर्सन ने मानी। 769 ईस्वी से राहुल सांकृत्यायन और नगेंद्र द्वारा मानी गई। और 693 जो प्रश्न में पूछा गया है वह राम कुमार वर्मा द्वारा मानी गई। 993 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। 1000 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और 1184 ईस्वी में गणपति चंद्र ने मानी थी। इनको अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो इनमें 57 ऐड कर दिया जाता है और विक्रम संवत निकाली जा सकती है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राम कुमार वर्मा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी 2020 स्कूल व्याख्याता में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है। पहला है पुष्य, दूसरा है शालिभद्र सूरी, तीसरा है कणपाद, चौथा ऑप्शन है सरयपाद।
तो इसमें सही उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायनी सरहप्पा को माना था। सांकृत्यायनी सरहप्पा, सांकृत्यायनी सरहप्पा, इस प्रकार से इनको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। पुष्यपुंज शिव सिंह सेंगर ने माना था। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। विद्यापति को बच्चन सिंह ने माना। मुंज को शुक्ल और गुलेरी ने माना था। सालेभद्र सूरी को गणपति चंद्र ने हिंदी का पहला कवि माना। इस प्रकार आप एक लिस्ट बना लें और इनको बार बार दोहराएं तो ये आसानी से याद रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल या प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया था? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक काल या संधि काल। दूसरा ऑप्शन है आदिकाल या वीर काल। तीसरा ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल और चौथा ऑप्शन है संधि काल एवं चारण काल। सही उत्तर आप ज़रूर बताएं। मैं इन चारों ऑप्शनों को बता देता हूं। प्रारंभिक काल मानने वाले प्रारंभ में किसे याद किया जाता है? तो इस तरह से याद कर लें, गणपति चंद्र ने प्रारंभिक काल को माना। संधि और चारण काल कहें तो राम कुमार वर्मा द्वारा माना गया है। और आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर काल विश्वनाथ द्वारा और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का प्रबंध आगे चलकर इनमें से किस कवि ने किया या हुआ? पहला ऑप्शन है जायसी, दूसरा तुलसी, तीसरा कबीर, चौथा ऑप्शन है देवसेन। तो ये आगे चलकर हठ योग का अनुसरण करने वाले कबीर ही थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो आप बताएं कि यह कथन किसके द्वारा? कभी कभी ये कथन पूछ लिए जाते हैं और ये मेन इतिहासकारों के कथन ही पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ कथन आपको रटने पड़ेंगे और इनका कोई उपाय नहीं। इसमें सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है कर्नल टोड, तीसरा है श्याम मलदास और चौथा ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। इसमें कभी प्रमाणिक पूछते हैं, कभी अर्ध प्रमाणिक पूछ लिया जाता है, कभी अप्रमाणिक मानने वाले। ये हर परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से प्रश्न रिपीट होता है, इसलिए इसको हर संभव याद करने की कोशिश करें। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कर्नल टोड। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है जैन साहित्य, दूसरा है रासो साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। सही उत्तर होगा जैन साहित्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? पहला ऑप्शन वर्ण रत्नाकर, दूसरा बसंत विलास, तीसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चौथा है राहुल वेल। सही उत्तर है शिलांकित रचना राहुल वेल है, जिसका लेखक है रोड़ा कवि। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना से ली गई है? कभी कभी ऐसी पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती है, इसलिए
इनको पंक्तियों वाले प्रश्नों को दोहराने पर याद हो जाता है, और कभी अंदर से पूछ ले तो वो कभी याद ही नहीं हो पाती है। इसलिए मेन पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ते रहें। इसमें पहला ऑप्शन है दोहावली, दूसरा है रामचरितमानस, तीसरा कवितावली, चौथा है गीतावली। सही उत्तर आपने लिखा होगा कमेंट में। सही उत्तर है कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? पहला है नाथ साहित्य, दूसरा उपनिषद, तीसरा अद्वैत दर्शन, चौथा ऑप्शन है जैन साहित्य। इसमें सही उत्तर आप पहले बताएं। इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो जैन साहित्य का मध्यकालीन संत काव्य पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरा कथन है, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। तीसरा कथन है, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। और चौथा और अंतिम कथन, कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया था। इनमें 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन नंबर 2 है। इसमें काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। उनको समाज में कुरीतियाँ मिटाना, पाखंडों को दूर करना, वो तो अनपढ़ थे, काव्य रचना करना उनका कभी लक्ष्य नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। दूसरा है, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। तीसरा कथन है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। चौथा कथन है, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो आप देख लीजिए कि कौन सा असत्य कथन है। इन काव्य प्रवृत्तियों को आप जरूर याद करें। इनमें थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक करके आपको फंसाया जाता है, इसलिए इनको गौर से पढ़ें कि कौन से संत काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं, कौन सी सूफी की हैं, कौन सी कृष्ण मार्ग की हैं, कौन से राम मार्ग की हैं। इनको ढंग से तैयार कर लें। कौन से सगुण है, कौन से निर्गुण है। इसमें सही कथन होगा, असत्य कथन होगा नंबर 3। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक नहीं माना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की उपेक्षा, नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा कथन है, सूफी काव्य अधिकांश मुक्तक रूप में लिखे गए थे। तीसरा कथन है, सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। चौथा कथन है, सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनऐतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें असत्य कथन है 2 नंबर। सूफी काव्य अधिकांश तय मुक्तक नहीं था, यह प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया था, इसलिए इसमें 2 नंबर कथन असत्य हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? पहला है, मृगावती कुतुबुन की रचना है। दूसरा है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। तीसरा है, मधुमालती मंजन की। चौथा ऑप्शन है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की। सही कथन जरूर बताएं। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आखिरी कलाम किसकी रचना है। आज का होमवर्क यही रहेगा, आपको ज़रूर बताना है कि आखिरी कलाम किसकी रचना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।